कांग्रेस ने अपने किए हुए वायदे के अनुसार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। राजस्थान में हो सकता है कि एक दो दिनों में उसका माफी का ऐलान हो जाए, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि क्या किसानों की कर्ज माफी किसानों की बदहाल स्थिति को उबारने के लिए क्या एक यही उपाय है? इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। कर्ज माफी करने से अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कृषि की अर्थव्यवस्था पर पैनी नजर रखने वाले सोमपाल शास्त्री जी। सर, मुझे ये बताइए कि पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे, क्या कर्ज माफी ही एक ऐसा कारगर हथियार है जिससे कि किसान की स्थिति में सुधार हो जाएगा? इससे पहले कि मैं आपकी बात का उत्तर दूं, एक बात कहना चाहूँगा कि किसानों की जो दुर्दशा हुई है और उससे जो उपजा हुआ रोष है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कई वर्षों से लगातार आंदोलन होते रहे हैं, उन आंदोलनों के कारण राजनैतिक व्यवस्था को, सारे दलों को इस बात का संज्ञान लेने को मजबूर होना पड़ा। और उसी का ये परिणाम है कि जब इन्होंने कहा कि हम कर्ज माफ़ करेंगे तो लोगों ने, भीड़ ने कहा कब करोगे, तो इनको एक समय सीमा देनी पड़ी, एक तिथि निश्चित करनी पड़ी। पहले 10 दिन कहा और फिर राहुल जी को ये कहना पड़ा कि नहीं, हम 24 घंटे के अंदर करेंगे। और ये अच्छी बात है, सुखद बात है कि उन्होंने अपना वचन का निर्वाह किया। परंतु इसमें एक बात है कि उन्होंने कहा कि किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, तो अक्सर उससे आभास ये होता है, उससे अंदाज ये होता है कि शायद सारे कर्ज माफ़ करेंगे। परंतु अब जो अधिसूचना जारी की है मध्य प्रदेश शासन ने, वो मैंने देखी है, उसमें कहा कि केवल फसल संबंधित ऋण, वो भी 2 लाख रुपए तक की राशि का, और तीसरे जो 31 मार्च 2018 तक लिया गया था। तो ये जो आभास हो रहा था कि सारे कर्ज माफ़ होंगे, वास्तव में तो वो संभव भी नहीं, क्योंकि सारा बजट उसी में चला जाएगा। परंतु राजनीतिक लोगों को यह आदत भी बदलनी पड़ेगी। जैसे अब उन्होंने एक समय सीमा और तिथि निर्धारित की, उसी प्रकार पहले से यह कहना पड़ेगा कि किस प्रकार की राहत, किस प्रकार के उपाय वो करने जा रहे हैं, उनका ठोस, उनकी परिभाषा करके उनका विवरण देना पड़ेगा। तो ये उन आंदोलनों का प्रभाव इतना तो हुआ कि इन्हें एक समय सीमा देनी पड़ी। दूसरा ये कि आपने कहा कि ये स्थायी समाधान है कि नहीं, निश्चित रूप से नहीं है, परंतु एक फौरी राहत, तो तात्कालिक एक राहत तो मिलेगी किसान को। और ये भी बात है कि 2 लाख रुपए तक के ऋण की बात उन्होंने कही है, तो इतनी ऋण की राशि ज़्यादातर छोटे किसान लेते हैं। और अगर आप आंकड़ों को देखें तो जो जोत का आकार है, 90% के करीब जोत का आकार इतना छोटा है कि किसान का अपना काम नहीं चल पाता। तो एक तरह से 90% किसानों को, जो छोटे ऋण लेने वाले हैं, उनको तो निश्चित रूप से राहत मिलेगी ही उससे, परंतु ये उसका स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान है यह कि वो किसान को ऋणग्रस्त नहीं होना पड़े, ऐसे क्या ठोस उपाय किए जाएं। उस दिशा में अभी किसी भी पार्टी का कोई चुनावी घोषणा पत्र या घोषणा पूरी बात नहीं कहती। भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर कहा था कि स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की है कि खेती की लागत के ऊपर 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, और ये बात लगातार कही गई भाषणों में और पूरे चुनावी अभियान के दौरान। परंतु 2015 में सर्वोच्च न्यायालय में एक लोकहित याचिका के जवाब में शपथ पत्र दाखिल कर दिया कि ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि जानबूझकर लोगों को गुमराह किया गया था, सोचते हुए भी। तो आपको समझ नहीं कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, अगर उसमें संभव नहीं था तो आपने कहा क्यों? और फिर 4 साल तक उसके ऊपर कुछ नहीं किया। अब लगा कि चुनाव आने वाला है तो 5वें साल के बजट में भी उस समय नहीं किया, कहा कि खरीफ से देंगे। और तीसरी बात उसमें की कि C2 कॉस्ट के बजाय जो सही लागत है उसे A2 कॉस्ट पर ले आए। ठोस अगर उदाहरण दूं तो 2340 रुपया धान का दाम होना चाहिए था, उसकी जगह इन्होंने 1850 घोषित कर दिया, 1750। तो ये आधी अधूरी बातें कहने का और लोगों से झूठ बोलने का, पर लोगों में अब जागृति आ रही है, इनको सुधरना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। मेरा सर अगला सवाल आपसे कुछ इसी से मिलता जुलता है कि ये जागृति आनी पड़ेगी। अभी रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जो है रघुराम राजन, उन्होंने कहा ये बात को कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को इस बात को आभास में करना होगा कि ये एक अच्छी प्रथा नहीं है, इस प्रथा को बदलना पड़ेगा, इस आदत को बदलना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि जब ये कर्ज माफी होती है तो इसका क्या असर पड़ता है राज्य की दूसरी जनता पर या राज्य के खजाने पर? जी हाँ, राज्य के खजाने पर तो निश्चित रूप से जो वित्तीय अनुशासन है वह भंग होता ही होता है।
क्योंकि ये कहाँ से करेंगे। जैसे मैं आपको राजस्थान की मुझे जानकारी है, वहाँ का जो आंकड़ा मेरे पास है, लगभग 90,000 करोड़ रुपया किसानों के ऊपर ऋण है और कुल 2,12,000 करोड़ का बजट है राजस्थान सरकार का। तो अगर 90,000 करोड़ सारा कर्ज माफ़ कर दें तो लगभग आधे के करीब यानी 48-47% बजट उसी में चला जाएगा। और इस बजट में जो बंधे हुए खर्च हैं, यानी जो राशियां सरकार ने बॉन्ड के या दूसरे माध्यम से ऋण ले रखा है, उनके ऊपर ब्याज तो नियमित रूप से देना पड़ता है, नहीं तो डिफॉल्टर हो जाए। और जो तनख्वाहें हैं और जो पूंजीगत व्यय हो चुका है, सड़कें और बिल्डिंगें, उनके जो रख रखाव के ऊपर नहीं, रख रखाव के ऊपर जो बंधा खर्च है जिसको राजस्व व्यय कहते हैं, उससे केवल 25 से 27% राशियाँ बचती हैं। तो अगर 25 या 27% बची तो 50 से 54-55 हज़ार करोड़ रुपया विकास के काम में जाता है। तो अगर 90,000 करोड़ माफ़ कर दिया तो इसका मतलब आपका 2 साल का तो विकास कार्य बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इसीलिए जो बजट प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन संबंधी अधिनियम पास किया था FRBM एक्ट संसद ने, उसका उल्लंघन खुद सरकार, वही सरकार जो उस विधेयक को ला रही है, पास करवा रही है, सदन ने पास कर दिया, उसकी पवित्रता भंग करके, और जो वित्तीय घाटा वो बढ़ता चला जाएगा। तो रघुराम राजन ने ठीक कहा कि उसका वित्तीय व्यवस्था के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। न विदेश से निवेश आएगा, न यहाँ विकास होगा, और मुद्रास्फीति की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो बहुत भयावह स्थिति ला सकता है। तो देखिए सर, सवाल फिर ये खड़ा होता है कि अगर कर्ज माफी नहीं हो सकती है, अभी हमने देखा कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष मोर्चा ने जब प्रदर्शन किया, जिसके बाद ये थोड़ा सा हलचल पैदा हुई कि किसान सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मेन एजेंडा हो गया, तो आखिर वो तो ये कह रहे हैं कि पूरा कर्ज माफ कर दिया जाए, केंद्र सरकार भी इसमें पार्टिसिपेट करे, तो क्या ये संभव हो पाएगा? एकदम तो बिल्कुल संभव नहीं होगा, और अगर संभव होगा तो जो वर्तमान हमारे संसाधन हैं उनमें से अगर एक बार में कर दिया तो कम से कम 5 साल तक के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा भारी धक्का लगेगा, सारा विकास कार्य रुक जाएगा। उसके बजाय यही दृष्टिकोण ज़्यादा बेहतर है कि कुछ फौरी राहत दे दी जाए और किसानों की समृद्धि और उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उनको उचित मूल्य मिले, और उस उचित मूल्य की केवल घोषणा मात्र नहीं की जाए बल्कि सरकार उसके प्रति वचनबद्ध हो। इसलिए हम और प्रोफेसर योगेंद्र यादव, जिन्होंने स्वराज इंडिया जो अभी वर्तमान आंदोलन का नेतृत्व किया, वे ये बात सब कह रहे हैं, और सारे किसान नेता कह रहे हैं कि उसको वैधानिक स्थिति प्रदान की जाए, उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को और CACP को, ताकि सरकार कानूनी रूप से बाध्य हो कि जब वो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है तो उसे मिले। तो घोषणा करके तो कह दिया पर खरीद उस पर होती नहीं, तो वो भी एक दूसरी तरह का दोमुही नीति है। तो इन दोनों पर अंतर आना चाहिए। तो उनका ये भी कहना था कि सरकार ये कह रही है कि सरकार को खरीद करनी चाहिए, अगर सरकार खरीद करती है तो बाजार में खरीदार उपलब्ध होगा, उससे किसान के लिए फायदा होगा। देखिए, वो कह नहीं रहे हैं, सरकार का ये आज नई बात थोड़ा ही है। ये जो प्रणाली है, मालूम है आपसे कहाँ से शुरू हुई? 1930 की जो भारी मंदी थी विश्वव्यापी, जिसको ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने फार्मर्स के लिए प्राइस सपोर्ट पॉलिसी शुरू की थी विश्व में सबसे पहले, और वहाँ आज तक चालू है। और पूरे यूरोप और जितनी आर्थिक रूप से विकसित देश है, सब में ये रही है। अब उन्होंने क्या किया कि वो सारी योजनाएं समाप्त करके और प्रति एकड़ कुछ बंधा हुआ एक छात्रवृत्ति जैसा एक वृत्ति किसान को देनी शुरू की है पूरे 16 के 16 यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के देशों में, और अब अमेरिका भी इस पे, हमारे देश में भी ये पहल सबसे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने की, उसका उनको परिणाम भी मिला। उन्होंने 4,000 रुपया प्रति फसल प्रति एकड़ यानी 8,000 रुपया प्रति वर्ष किसान को बंधा हुआ देना शुरू किया। तो उससे कम से कम उसके जो कृषि के आदान और दूसरे जो न्यूनतम खर्चे हैं वो तो पूरे हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर जो कर्ज माफी हुई है, इस कर्ज माफी को के अलावा आपको क्या लगता है कि और क्या कदम उठाने की जरूरत है साथ में? हाँ, एक तो ये है कि 60% खेती भारत की आज भी वर्षा के भरोसे है, वहाँ सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था नहीं है।
उसके कई दुष्परिणाम हैं। एक दुष्परिणाम तो यह है कि उन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है, उत्पादकता ज़मीन की 1.2 टन प्रति हेक्टेयर पर टिकी हुई है पिछले 60-70 वर्ष से, जबकि सिंचित क्षेत्रों में इसका औसत 4 हो गया, और कहीं कहीं तो ऐसे भी हैं जहाँ 11-11 टन उत्पादन लिया है किसानों ने, पर 4 टन तो औसत है। इसका क्या अर्थ है कि अगर वहाँ सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाए तो अगर 4 पे नहीं तो 3 टन पर तो पहुँचेंगे। और ये हमारे कृषि अनुसंधान की व्यवस्था ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, अनुसंधान के रूप में प्रमाण दिया है कि जैसे ही खेत को पानी मिल जाता है तो उसकी उत्पादकता पहले साल में 235% हो जाती है, यानी 2.25 गुने से ज़्यादा बढ़ जाती है, 2.5 और 2.25 के बीच में। तो इतनी अच्छी रिटर्न और किसी निवेश पर, किसी इन्वेस्टमेंट पर नहीं मिलती। तो एक तो सरकार को मैं बार बार कहता रहा हूँ कि 10 वर्ष के लिए एक दीर्घकालीन सिंचाई योजना पूरे राष्ट्र को आच्छादित करते हुए बनानी चाहिए। उन 60% वर्षा आधारित क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबी में से 82% लोग वहाँ रहते हैं, तो उसका सीधा सीधा असर होगा कि वहाँ गरीबी घटेगी, कुपोषण घटेगा, भुखमरी की घटनाएं कम हो जाएंगी। इससे बड़ा और कोई विकास कार्य हो नहीं सकता। अंत्योदय किसको कहते हैं? आप जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है वहाँ जाएं आप। तो एक तो ये करना चाहिए। दूसरी है कि किसान की पैदावार की लागत को आंक कर, जो C2 है, जो एक वैज्ञानिक तरीके से और अर्थशास्त्र की दृष्टि से सही मापदंड है, उसके ऊपर 50% जोड़ कर देने की जो बात कही थी, उस वचन को पूरा करना चाहिए। और कृषि लागत और मूल्य आयोग की इन सिफारिशों को और उस आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे सरकार बाध्य हो। जैसे कि आपने पिछड़ा आयोग बनाया है, वेतन आयोग बनाया है, वित्त आयोग बनाया है, उसी दृष्टि से आज तो CACP एक जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे एक विभाग मात्र है, उसकी सिफारिश का कोई मतलब नहीं। और उसका ढोल तो सब पीटेंगे, अपने इतने मूल्य बढ़ा दिए। बढ़ाने से क्या फ़ायदा जब मिलता नहीं। हमने और योगेंद्र जी ने तो खास तौर से, यादव जी ने 38 मंडियों का 2 वर्षों से लगातार मॉनिटरिंग किया है। इन्होंने मूंग की दाल के 52-55 रुपये रख दिए, बिक रही है वो 3200 से 3800 रुपये के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ? घोषणा से तो किसान का पेट नहीं भरेगा, उसको उसका दाम मिलना चाहिए। और फिर उसके बाद उस कुछ चीज़ें ऐसी हमारी जो निर्यात हो सकती हैं। जैसे अब मैं अगर सही कहूँ तो 1996 से लेकर आज तक 22 वर्ष हो गए, गेहूँ और चावल दोनों हमारी आवश्यकता से अधिक पैदा होते जा रहे हैं। सरकारी भंडारों में वो खराब होते हैं, सड़ते हैं। 7 से 13% अनाज खराब हो जाता है। तो आप उसकी निर्यात की अगर संभावना है तो उसको निर्यात क्यों नहीं करने देते? हमारे यहाँ किसान छोटा है, उनके एक ऐसी चेन बनाएं जो निर्यात करने के लिए। हमारे यहाँ सब्जी, फल और औषधीय पौधों की खेती इतनी हो सकती है और 12 महीने हो सकती है। हमारा देश तो ऐसा, यूरोप में तो आप देखते हैं 7 महीने तो कुछ पैदा नहीं होता, बर्फ़ पड़ी रहती। हम तो 12 महीने किसी न किसी क्षेत्र में कुछ पैदा करते हैं। तो इतनी अनंत संभावनाएं, उन चीज़ों के लिए सुविधाएं और जो मूलभूत संरचना है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रचना करनी चाहिए, जिससे किसान की जो आर्थिक स्थिति है स्थायी रूप से सुधरे। तो कुल मिलाकर अब किसानों की कर्ज माफी की घोषणा तो हो गई है, लेकिन पहला सवाल यह है कि वो समय पर मिलना चाहिए, और दूसरा सवाल यह है कि आखिर इसके बाद क्या करेगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।